everyone, today's topic is concept of consent in bioethics. इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं कि कंसेंट एक्चुअली क्या है. Consent is a cornerstone of ethical medical practice and research. Consent in bioethics refers to the voluntary and informed agreement or permission provided by an individual टू अंडरगो अ मेडिकल प्रोसीजर. कि कंसेंट एक बायोएथिक्स के अंदर एक ऐसा टॉपिक है जो स्पेशली मेडिकल फील्ड में अगर कोई ट्रीटमेंट है या कोई सर्जरी है, उसके रिगार्डिंग किसी की सहमति चाहिए तो उसे कंसेंट के अंदर हम डिस्कस करते हैं. किस कंडीशन में कंसेंट ली जाती है, कंसेंट का कितना इम्पोर्टेंस है, types of consent, component of consent, etc. Participate participate in research or receive healthcare treatment. इस केस में कंसेंट बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है. Consent is a fundamental ethical principle that upholds an individual's autonomy and right to make decisions about their own body and medical care. If I'm talking about definition, consent can be defined as the autonomous authorization of a medical intervention by individual patient. ये आप देख सकते हैं कि मैंने रेफरेंस भी दिया है साथ में कि ये डेफिनेशन मैंने कहाँ से पुट की है. There is a widespread consensus in both ethics and law that patients have the right to make decisions about their medical care and to be given all available information relevant to such decisions. Healthcare professionals and researchers have an ethical and legal obligation to ensure that individuals provide informed and voluntary consent before any medical intervention or research involving human subject. तो बेसिकली जब हम कंसेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. एक तो कंसेंट जब किसी पर्सन का कोई ट्रीटमेंट हो रहा होता है, सर्जरी या ऑपरेशन हो रहा होता है, तो उसके ट्रीटमेंट से पहले कंसेंट लेते हैं. दूसरा, जहाँ पर सब्जेक्ट यानी ह्यूमन बीइंग एज अ सब्जेक्ट रिसर्च सब्जेक्ट की तरह काम करता है, उस पर एक्सपेरिमेंट होते हैं, तो उस एक्सपेरिमेंट से पहले, रिसर्च से पहले उसकी कंसेंट ली जाती है. So, obtaining consent is not a discrete event. Rather, it is a process that should occur throughout the relationship between क्लिनिशियन एंड पेशेंट. तो ऐसा नहीं है कि कंसेंट एक इवेंट है जो एक बार एक टाइम पे हो गया और उसके आगे अब उसका कोई कंटिन्यू इवेंट नहीं होना है. रादर इट इज़ अ प्रोसेस, इवन ऑनगोइंग प्रोसेस. जब तक वो ट्रीटमेंट चलता है, ट्रीटमेंट में कोई चेंजेस आते हैं या कोई न्यू मेडिकेशन चलता है, तो भी कंसेंट वो कंटिन्यू करनी चाहिए. वो एक प्रोसेस की तरह उसको देखना चाहिए. Although the term consent implies acceptance of a suggested treatment, the concept of consent applies also a choice to among alternative treatments and to refusal of treatment. कंसेंट के अंदर ये भी आता है कि आप कौन सा ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं. सपोज डॉक्टर ने आपको 2-3 ट्रीटमेंट सजेस्ट किए हैं कि आप मेडिसिन खा के भी ठीक हो सकते हैं या आप सर्जरी भी करा सकते हैं, है ना. तो वो आपकी चॉइस है, इंडिविजुअल चॉइस है कि आप कौन सा ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं. एंड ऑल्सो टू रिफ्यूजल ऑफ ट्रीटमेंट, ये भी आपकी चॉइस है कि आप ट्रीटमेंट को मना करना चाहते हैं. नाउ, component of consent. There are three type of component of consent: disclosure, capacity, voluntariness. अब इसमें से हम एक एक करके इसको पढ़ते हैं. ये क्या है? फर्स्ट इज डिस्क्लोजर. डिस्क्लोजर मीन्स, इस वर्ड से ही क्लियर होता है डिस्क्लोज करना. क्या इट मीन्स कि कोई न्यूज़ होगी, कोई इंफॉर्मेशन होगी जो डिस्क्लोज करना है. सो डिस्क्लोजर रेफर्स टू कम्युनिकेशन ऑफ रेलिवेंट इंफॉर्मेशन
by the clinician and its understanding by the patient. यानी पेशेंट को एक रेलिवेंट जो इन्फॉर्मेशन है उसके ट्रीटमेंट के बारे में, ट्रीटमेंट कैसे होगा, ट्रीटमेंट के साइड इफ़ेक्ट या प्रोसेस, है ना, ये सब उसको बताना. So individual must receive clear and comprehensive information about the procedure or treatment, including its purpose, potential risk, benefit and alternatives. ये सब इंफॉर्मेशन का ही पार्ट है, जिसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको सिर्फ इतना ही बताएं कि हम आपका ट्रीटमेंट शुरू करने वाले, नहीं. उसका पर्पस क्या है, पोटेंशियल रिस्क क्या है, बेनिफिट्स क्या हैं, ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं, एवरीथिंग शुड बी द पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन. दे शुड हैव द अपॉर्चुनिटी टू आस्क क्वेश्चन एंड सीक क्लेरिफिकेशन. पेशेंट को ये भी अपॉर्चुनिटी है कि वो इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ सके या उसके कोई डाउट हैं तो वो क्लियर कर सके. नाउ सेकेंड कंपोनेंट इज कैपेसिटी. Capacity, the individual providing consent must have the capacity to understand the information provided and make a decision. कहने का मतलब कि जो पेशेंट है उसकी कैपेसिटी को भी देखना बहुत ज़रूरी है कि जो इन्फॉर्मेशन डॉक्टर ने दी है क्या वो समझ पा रहा है, क्योंकि जब वो समझ पाएगा तभी वो डिसीजन ले पाएगा. So this includes the ability to comprehend the relevant details and the consequence of the decision. Now, third component is voluntariness. Consent must be given freely without coercion or pressure from others. कोई भी मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए. आप जो डिसीजन ले रहे हैं एज अ पेशेंट वो बिल्कुल फ्री होना चाहिए. The individual should not be forced or manipulated into making a decision against their will. कि नहीं हम ऑपरेशन नहीं कराना चाहते बट कोई प्रेशर है, फैमिली प्रेशर है, सोशल प्रेशर है या कोई और प्रेशर है तो हम करा रहे हैं. नहीं, कंसेंट का मतलब है कि आप जो डिसीजन ले रहे हैं वो वॉलेंट्री डिसीजन होना चाहिए, आपकी विल से होना चाहिए. देन टाइप्स ऑफ कंसेंट. अच्छा, कुछ पॉइंट जैसे और भी काउंट हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कंसेंट शुड बी स्पेसिफिक टू द प्रोसीजर और ट्रीटमेंट इन क्वेश्चन. इट कैन नॉट बी अ ब्लैंक कंसेंट फॉर एनी एंड ऑल मेडिकल इंटरवेंशन. ऐसा नहीं है कि आपसे किसी भी ट्रीटमेंट के लिए कंसेंट ली जा रही है, नहीं. आपको पहले पूरा इन्फॉर्म कि आपका एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट हो रहा है, एक स्पेसिफिक प्रोसीजर से हो रहा है, ठीक है, वो पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है. एंड अनदर पॉइंट इज इंडिविजुअल्स हैव द राइट टू चेंज देयर माइंड्स and withdraw consent at any point during the procedure or treatment as long as they are mentally capable of doing so. और पेशेंट किसी भी पॉइंट पे अपनी कंसेंट विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट में आता है. नाउ टाइप्स ऑफ कंसेंट. कंसेंट में बी एक्सप्लिसिट और इम्प्लाइड. एक्सप्लिसिट क्या होता है? एक्सप्लिसिट कंसेंट कैन बी गिवन orally or in writing. So this is the most common type of consent where individual verbally or in writing through a signed consent form agrees to undergo a specific medical procedure or treatment after being informed about it. तो एक्सप्लिसिट जैसे कि आपको कोई फॉर्म दिया जा रहा है तो आप उस पर साइन करते हैं. आप देखिए कई बार ऐसा होता है, आप किसी हॉस्पिटल में जाएंगे कोई ट्रीटमेंट करने से पहले, कोई स्पेशली इन द केस ऑफ ऑपरेशन और सर्जरी, तो वो आपको पहले एक फॉर्म देते हैं कि आपको ये साइन करना है और उसके बाद हम ट्रीटमेंट शुरू करेंगे, ठीक है. वो कंसेंट फॉर्म ही होता है कि जब तक आप अप्रूव नहीं करेंगे तब तक हम शुरू नहीं कर सकते. तो ये जो फॉर्म होती है ये एक्सप्लिसिट होती है. देन इम्प्लाइड. Implied consent. Consent is implied when the patient indicates a willingness to undergo a certain treatment by his or her behavior. कहने का मतलब कि जैसे एग्जाम्पल से आपको शायद बेटर समझ में आ जाए. फॉर एग्जाम्पल, कंसेंट फॉर टेकिंग ब्लड सैंपल.
is implied by action of rolling up one's sleeve and presenting one's arm. जब हम लोग कहीं टेस्ट कराने जाते हैं तो बिना ही कुछ कहे हम अपनी स्लीव्स को फोल्ड करके या अपने हाथ को आगे करके ये कंसेंट देते हैं कि आप हमारा ब्लड ले सकते हैं टेस्ट के लिए। ये होता है इम्प्लाइड कंसेंट फॉर ट्रीटमेंट that entail risk or involve for more than mild discomfort. It is preferable to obtain explicit rather than implied consent. There are no universal rule as to when a signed consent form is required. Some hospitals may require that patients sign a consent form for surgical procedures, but not for other quality equally risk intervention. If a signed consent form is not required, then the treatment carries risk. Clinician should write a note in patient chart to document that consent has been given. So हम इसमें प्रेफरेंस रख सकते हैं कि एक्सप्लिसिट ज़्यादा बेटर है या इम्प्लाइड। ये भी एक डिस्कशन का टॉपिक हो सकता है। और दूसरी बात, अगर किसी पोजीशन में या किसी कंडीशन में आप कंसेंट नहीं ले पा रहे हैं या नहीं ली है, ट्रीटमेंट शुरू हो गया है, तो पेशेंट के चार्ट में एक ये कहीं ना कहीं लिखा होना चाहिए दैट कंसेंट हैज़ बीन गिवन, क्योंकि विदाउट कंसेंट आप ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। ये तो दो जनरली ये दो टाइप हमको देखने को मिलते हैं, बट मुझे लगता है एक और तरह का कंसेंट होता है या कहीं कहीं मैंने पढ़ा है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। दैट इज प्रिज्यूम्ड कंसेंट। हेयर कंसेंट इज अज्यूम्ड इन इमरजेंसी सिचुएशन when an individual is unable to provide express consent due to their condition, for example unconsciousness or inability to communicate. So healthcare providers may proceed with treatments to save a patient's life or prevent serious harm. And there is another consent, that is parental or guardian consent. So when individuals are minor or lack decision making capacity, their parent or legal guardians provide consent on their behalf. Pediatric healthcare often involve obtaining parental consent for treatment। जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट होते हैं, क्योंकि चाइल्ड इतना मेच्योर नहीं है या न्यू बॉर्न बेबी है, वो इतना मेच्योर नहीं है कि वो अपने लिए डिसीजन ले पाए, इसलिए उस केस में पेरेंटल और गार्डियन कंसेंट को कंसीडर किया जाता है। नाउ व्हाई इज कंसेंट इम्पॉर्टेंट? क्यों कंसेंट इतना इम्पॉर्टेंट है? सो द नोशन ऑफ कंसेंट इज grounded in fundamental ethical principle of patient autonomy and रिस्पेक्ट फॉर पर्सन। ये दो फैक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट हैं जिनके लिए कंसेंट को नेसेसरी माना गया है। Consent is vitally important in various contexts, including healthcare, research, and everyday interaction, because it upholds fundamental ethical principles and respect individual autonomy. Here are several reasons why consent is important, but first we will discuss now about respect for autonomy and person. So, autonomy refers to the patient's rights to make free decision about his or her health care. हर इंडिविजुअल की एक ऑटोनॉमी होती है। ऑटोनॉमी मतलब कि वो उसकी इंडिविजुअल चॉइस क्या है, ये उसका अधिकार है। स्वतंत्रता, ये उसका अधिकार है कि वो अपने निर्णय खुद ले सके। कंसेंट रिकॉग्नाइज एंड अपहोल्ड्स an individual's right to make decision about their own body and life. It acknowledges that each person has the freedom to determine what happens to them, aligning with the principle of autonomy, a foundational ethical concept. Next point is respect for person requires that healthcare professional foster patient control over their own life and refrain from carrying out unwanted intervention। कहने का मतलब पर्सन जो भी डिसीजन ले
आप उसमें कोई इंटरवेंशन ना करें कि नहीं, एज अ डॉक्टर मेरे हिसाब से तो यही ट्रीटमेंट या फिर हमारे हॉस्पिटल में इस तरह से ही ट्रीटमेंट होगा। ये पर्सन का अपना फ्री डिसीजन है और उसकी आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। देर आर अनदर फैक्टर, वो भी काउंट होते हैं कि क्यों कंसेंट इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट इज प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। सो कंसेंट guards against coercion and manipulation. It prevents individuals from being pressured or forced into decisions against their will, safeguarding vulnerable individuals from potential harm or exploitation. कंसेंट आपको एक्सप्लॉयटेशन से बचाती है। आपको किसी के प्रेशर में अगर आप डिसीजन ले रहे हैं तो आपको उससे बचाती है कि नहीं, आपको पहले अपनी फ्री कंसेंट देनी पड़ेगी। देन fosters trust and collaboration. Seeking and obtaining consent build trust between individual and healthcare providers, researchers, or others. It establishes a collaborative relationship in which decisions are made collectively, enhancing the quality of care and research. तो ये भी है कि जब कंसेंट ली जाती है तो उससे जो रिलेशनशिप है, रिसर्च रिसर्चर हो गए या हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हो गए, है ना, इंडिविजुअल पेशेंट हो गया, उनके बीच एक अच्छा रिलेशन बनता है। देन ensure legal and ethical compliance. In many jurisdictions, obtaining consent is a legal requirement for medical procedure, research involving human subject, and certain activities. Failing to obtain proper consent can have legal and ethical consequence. तो ये भी क्योंकि कंसेंट लीगली भी इम्पॉर्टेंट है, कई जगह पर उसको नेसेसरी माना गया है, मैंडेटरी माना गया है, ठीक है। देन prevent unwanted intervention. Consent allow individual to refuse treatments or procedure they don't want or believe are not in their best interest. It prevents unwanted medical intervention, respecting an individual's bodily integrity. तो जैसा कि पहले भी मैंने बोला कि जहाँ आप कहीं भी आप जहाँ चाहें वहाँ अपनी कंसेंट को विड्रॉल कर सकते हैं। देन सपोर्ट एथिकल रिसर्च। In research, informed consent is essential to protect the rights and welfare of study participants. It ensures that participants understand the study purpose, risk, and benefits and voluntarily choose to participate. क्यों, जब आप कंसेंट लेते हैं तो जो पेशेंट होता है वो पूरी कोशिश करता है कि वो ट्रीटमेंट को समझे, वो स्टडी पर्पस को समझे, रिस्क और बेनिफिट क्या है, और वो वॉलंटरली पार्टिसिपेट करे, ना कि किसी प्रेशर में आके। देन प्रमोट्स पेशेंट सेंटर्ड केयर। In healthcare, consent promotes patient-centered care where decisions are made in consideration of the patient's preference, value, and goals. This approach leads to more personalized and effective healthcare. क्योंकि ये पेशेंट सेंटर्ड है, आपकी परमिशन या आपकी कंसेंट ये प्राइमरी है, आपकी वैल्यू को भी शो करता है, या आपकी डिग्निटी को भी शो करता है। देन supports ethical conduct. In both healthcare and research, obtaining consent is an ethical imperative. It reflects a commitment to conducting activities in an ethical, transparent, and responsible manner. So, in summary, consent is a fundamental ethical and legal requirement that empowers individuals, protects their rights and well being, and ensure that healthcare research and other activities are conducted with integrity and respect for personal autonomy. It serves as a cornerstone of ethical practice and some holds the principle of dignity, respect, and self-determination. So these are another factor जो ऑटोनॉमी और रिस्पेक्ट से अलग थे, और कहीं ना कहीं ये सब दिखाते हैं कि कंसेंट कितनी इम्पॉर्टेंट है। नाउ
Where can there be compromise with consent, or we can say exceptional case for consent? हम कहाँ कंसेंट को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं? कहाँ हम सोच सकते हैं कि नहीं, कोई और हम कंसेंट दे रहा है, या कहाँ पे कंसेंट ज़रूरी नहीं है ना? वो क्या फैक्टर हैं? सो देयर आर टू एक्सेप्शंस टू द रिक्वायरमेंट फॉर component competent patients. First is decision taken by third party. इसमें क्या होता है? Situations where patient voluntarily give over their decision making authority to clinician or to a third party because of the complexity of matter, or because of the patient has complete confidence in the clinician judgment. The patient may tell the clinician, do what you think is best. कई बार पेशेंट इतना एजुकेट नहीं होता, या उसकी अंडरस्टैंडिंग इतनी क्लियर नहीं होती, तो वो अपने डॉक्टर पे ट्रस्ट करता है, अपने क्लिनिशियन पे, और वो कहता है आपको जो भी ठीक लगे आप वो कीजिए. Though clinicians should not be eager to act on such requests, but should provide patient with basic information about the treatment options and encourage them to make their own decision. However, if after such encouragement the patient still wants the clinician to decide, the clinician should do so accordingly to the best interest of the patient. पहले तो डॉक्टर को एकदम से पेशेंट का डिसीजन नहीं मानना चाहिए, उसे ट्राई करना चाहिए कि वो पेशेंट को समझाए, उसे पूरा इन्फॉर्मेशन दे, उसके अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करे, और ये समझाए कि आपका डिसीजन कितना इम्पोर्टेंट है. और अगर फिर भी पेशेंट नहीं मानता, तब आप जो भी पेशेंट के लिए बेस्ट है वो कीजिए. Second is risk of harm by disclosure. Instance where the disclosure of information would cause harm to the patient. It allow clinician to withhold medical information if disclosure would be likely to result in serious physical, psychological or emotional harm to the patient. कई बार ऐसी कंडीशन होती हैं कि जहाँ पे पेशेंट को सही इंफॉर्मेशन देना, पूरी इंफॉर्मेशन देना हार्मफुल harmful हो जाता है. For example, if the patient would be likely to commit suicide if the diagnosis indicates a terminal illness, this privilege is open to great abuse, and clinicians should make use of it only in extreme circumstances. They should start with the expectation that all patients are able to cope with the fact, and reserve non-disclosure for case in which they are convinced that more harm will result from telling the truth than from not telling it. सो द पॉइंट इज, कभी कभी कंडीशन ऐसी होती है कि पेशेंट को अगर सच बता दिया जाए तो वो सुसाइड भी कर सकते हैं, उनकी कंडीशन और ख़राब हो सकती है, शायद वो मेंटली उस न्यूज़ को एक्सेप्ट ना कर पाए. तो डिस्क्लोजर हार्मफुल होता है ऐसी कंडीशन में. नाउ, how should I approach consent in practice? Nevertheless, the patient's right to consent is becoming increasingly widely accepted, and the physician has a primary duty to help patient to exercise this right. The principle of consent incorporates the patient's right to choose from among the options presented by the physician. हम कैसे कंसेंट को प्रैक्टिस में ला सकते हैं? क्योंकि ये थ्योरी में तो है, पेपर में तो है, ऑन पेपर तो हम सब साइन करते हैं, लेकिन क्या ये प्रैक्टिकली उतना एप्लीकेबल है जितना होना चाहिए? इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं. फर्स्ट इज अंडरस्टैंड द एथिकल फ्रेमवर्क. So familiarize yourself with the ethical principle that underpin informed consent, including autonomy, uh, beneficence, non-maleficence, and justice. These principles guide ethical decision making in health care. तो सबसे पहले तो ये जो ethical principle है इनके बारे में पता होना चाहिए कि कंसेंट कितनी ज़रूरी है, क्योंकि कंसेंट आपकी ऑटोनॉमी से भी रिलेटेड है, जस्टिस से रिलेटेड है, तो ये ज़रूरी है. सेकेंडली, एजुकेट योर सेल्फ. एजुकेट योर सेल्फ
For what? Stay informed about the latest legal and ethical guidelines related to informed consent in your area of practice. Regulation may vary by region and healthcare settings. द पॉइंट इज कि अगर आपको इन्फॉर्म कंसेंट के बारे में पता ही नहीं होगा कि उसके रूल्स क्या हैं, टर्म्स एंड कंडीशन क्या हैं, तो आप उसके बारे में उसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो आपको कंसेंट के बारे में नई गाइडलाइंस क्या निकली हैं वो पता होना चाहिए। देन build relation and communication. Establish trust and open communication with your patient or research participants. Create an environment where they feel comfortable asking question and expressing concern. अगर हमारा ट्रस्ट बिल्ड नहीं होगा फिजिशियन के साथ या डॉक्टर के साथ, सो हम कंफर्टेबली और कंसेंट नहीं दे पाएंगे। सो एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट होना चाहिए जहाँ पे पेशेंट ट्रस्ट कर सके जिनको कंसेंट देना है। देन प्रोवाइड क्लियर इंफॉर्मेशन। when seeking consent, information should be in a clear and understandable and culturally sensitive manner. Ensure that information includes purpose of procedure or treatment, risk and potential complications, benefits and expected outcomes, the right to ask question and seek clarification, the voluntary nature of consent, the ability to withdraw consent at any time. तो एक आम आदमी को पता होना चाहिए कि कंसेंट से रिलेटेड क्या क्या राइट्स होते हैं, वो क्या क्या क्वेश्चन कर सकते हैं, वो किस बारे में पूछ सकते हैं, वो अपनी कंसेंट विड्रॉ कर सकते हैं किसी भी टाइम, ट्रीटमेंट का पर्पस क्या है, उसके साथ उसकी कॉम्प्लिकेशंस या रिस्क क्या है ना, बेनिफिट्स क्या हैं, ये सारा कुछ कंसेंट में इंक्लूड होता है। यूज लेमेन्स टर्म एंड अवॉइड मेडिकल jargon। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बहुत बड़ी बड़ी मेडिकल टर्म्स यूज कर रहे हैं और एक पेशेंट को समझ में नहीं आ रहा है। Patient should be free to ask question and receive answer about treatment option, not discussed by the clinician. So, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है कंसेंट के बारे में कि क्योंकि आप देखते हैं कि हम लोग जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो हम लोग को बस फॉर्म पकड़ा दिया जाता है और कहते हैं आपको इसको साइन कर दो तभी आगे सर्जरी होगी या फिर ऑपरेशन होगा या ट्रीटमेंट कंटिन्यू होगा, और बहुत सारी चीज़ें उस फॉर्म में समझ में नहीं आती, बट फिर भी क्योंकि ट्रीटमेंट कराना है तो लोग साइन कर देते हैं, है ना। तो ये प्रॉब्लम है। इससे पहले कंसेंट लेने से पहले ये सारी चीज़ क्लेरिफाई होनी चाहिए पेशेंट को। देन use written material. Provide written material such as consent form or pamphlets that summarize key information. These material can serve as references for patient and participants. जैसा कि मैंने कहा कि ये बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट को कंसेंट देने से पहले सारी इंफॉर्मेशन हो, तो उसके लिए आप कुछ छोटा सा नोट या पेम्पलेट या कुछ रिटन मटेरियल उसको दे सकते हैं जिससे उसको समझ में आए कि उसे किस चीज़ के लिए कंसेंट देनी है। Then encourage question. Actively encourage patient or research participants to ask question. Be prepared to address their concern and provide additional information when needed. The consent process also requires that patients actively participate in decision making and authorize the decision. तो ये जो प्रोसेस है कंसेंट लेने की, ये इस तरह से होना चाहिए कि पेशेंट इसमें पार्टिसिपेट करे, वो क्वेश्चन पूछे, ये नहीं कि उसको एक प्रेशर के साथ, मैनिपुलेशन के साथ आपने बोल दिया कि आपको तो साइन करना ही है। ये दो तरफा प्रोसेस है। उसमें पेशेंट को एक कंफर्ट जोन में रहना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए और उसका पूरा राइट है कि वो रेलिवेंट क्वेश्चन पुट करे और उसको आंसर मिले। देन रिस्पेक्ट cultural and language difference. Be sensitive to cultural difference and language barriers that may affect understanding. Offer interpreters or translated material when necessary. कि कई बार कल्चर डिफरेंट होता है, सपोज पेशेंट एंड डॉक्टर का कल्चर या लैंग्वेज डिफरेंट
डिफरेंट है, मान लो पेशेंट को इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती है या कोई और लैंग्वेज नहीं आती है, तो वहाँ पे ज़रूरत है कि उनको उनकी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाए या उन्हें समझाया जाए किसी तरीके से कि एक्चुअली कंडीशन क्या है और आपकी कंसेंट कितनी इम्पोर्टेंट है। Then consider vulnerable population. May special attention to individuals who may be vulnerable, such as minors, the elderly, or those with cognitive impairment. Ensure that appropriate surrogate decision makers are involved when needed. जैसे कि कहते हैं ना कि मान लो कोई माइनर है या एल्डर है, या किसी तरह से डिफॉर्मिटी है, तो कहते हैं कि उसकी कंसेंट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। उनको भी उतना ही वैल्यूएबल वे में कंसीडर किया जाना चाहिए जितना एक हेल्दी एडल्ट पर्सन को किया जाता है। नाउ time for consideration. Allow individuals sufficient time to consider their option. Rushing the consent process is not ethical. ये नहीं है कि आपने एक फॉर्म दे दिया या आपने कहा कि विद इन 2 मिनट आपको कंसेंट देनी ही देनी है। नहीं, पेशेंट को एक इनफ टाइम मिलना चाहिए कि वो एक फेयर डिसीजन ले पाए, वो एक जेन्युइन डिसीजन ले पाए, क्योंकि जल्दी जल्दी में वो कोई गलत डिसीजन भी ले सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है। तो उसे पूरा टाइम देना चाहिए। देन एथिकल डायलेमा। इफ एथिकल डायलेमा में हम क्या पढ़ते हैं, इफ faced with ethical dilemma or complex situation, consult with colleague, ethics committee or legal expert to make informed decision. कई बार ऐसा होता है एथिकल डायलेमा में कि कंडीशन ऐसी होती है कि जहां हम कंसेंट नहीं ले पा रहे हैं या फिर कुछ प्रॉब्लम है या कलीग के साथ है या कोई लीगल एक्सपर्ट वहां पे होना चाहिए, जहां पे एथिकल डायलेमा रेज हो रही है, कोई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। तो ऐसे ही नहीं कि आप बस कंसेंट के लिए इट्स लाइक कि ये बहुत नेसेसरी है और हम ट्रीटमेंट जरूर शुरू नहीं करेंगे। नहीं, ट्रीटमेंट शुरू होगा, बट अगर ऐसी कोई एथिकल डायलेमा है तो उसे सॉल्व किया जाना चाहिए। ये वाला पॉइंट रह गया था। रेगुलरली रिविजिट कंसेंट throughout the course of treatment or research. Revisit the consent process if there are change in the plan, new risk, or if the individual's condition change. ऐसा नहीं है कि कंसेंट एक बार ले ली तो वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। नहीं, अगर ट्रीटमेंट चल रहा है और ट्रीटमेंट में कोई चेंज आ रहा है या रिसर्च प्रोसेस में कोई चेंज आ रहा है, तो कंसेंट को रिवाइज करते रहना पड़ेगा। इस तरह से वो प्रैक्टिस में आएगा। एक बार लेके ऐसा नहीं है कि आपने एक बार कंसेंट ले ली उसके बाद आप कैसा भी ट्रीटमेंट करें, कैसी भी रिसर्च करें, फिर वापस से कंसेंट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कंसेंट की ज़रूरत हमेशा ही, वो इट इज़ लाइक ऑनगोइंग प्रोसेस, जब तक ट्रीटमेंट चलेगा विद द चेंज कंसेंट भी आपको बार बार लेनी पड़ेगी। देन फीडबैक एंड क्वालिटी इम्प्रूवमेंट। Seek feedback from patients, participants, and colleagues to improve the consent process and make it more patient centered. एक जैसे कहते हैं ना, हर चीज़ का जब आपको इम्प्रूवमेंट करना होता है तो फीडबैक इज़ अ बेस्ट स्ट्रेटेजी। कि जब आप फीडबैक लेते हैं तो पता चलता है कि क्या लूप पॉइंट्स थे, क्या लूप होल्स थे, क्या कमियां थी, तो आप उसे इम्प्रूव करते हैं। उसी तरह कंसेंट के केस में भी फीडबैक और क्वालिटी इम्प्रूवमेंट ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक सर्वे करें, पेशेंट क्या चाहते हैं, किस तरह से कंसेंट देना चाहते हैं, है ना, कलीग से, पार्टिसिपेंट से, ताकि वो और अच्छा मॉडिफाई हो जाए, क्योंकि वो ज़रूरी तो है ही। सो रिमेंबर दैट इन्फॉर्म्ड कंसेंट इज एन ongoing process that involves communication, respect for autonomy, and ethical consideration. By following these steps and maintaining a patient centered approach, you can uphold ethical standard and promote the well being of individuals under your care or involved in your research. So, this is all about consent. Thank you so much.